और अब डीएनए में बात करते हैं देश में अवार्ड लौटाने के लेटेस्ट फैशन की, जिसके बारे में हमने कल भी आपको बताया था। और हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो तथाकथित बुद्धिजीवी, साहित्यकार, लेखक, इतिहासकार और तथाकथित सेकुलर और क्रांतिकारी पत्रकार देश में आज के माहौल को खराब बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज इमरजेंसी से भी भयानक हालात हैं, इन सभी कथित बुद्धिजीवियों ने आज तक उन निर्दोष लोगों की आवाज क्यों नहीं उठाई जिन पर ऐसे ऐसे भयानक अत्याचार हुए हैं जिनके बारे में कोई शायद सोच भी नहीं सकता। हमने पाकिस्तान में अत्याचार से गुजर रहे हिंदुओं के बारे में आपको बताया। हमने बांग्लादेश में भयानक अत्याचार से गुजरे अल्पसंख्यक हिंदुओं की आवाज उठाई। और आज हम आपको उन कश्मीरी पंडितों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्हें अपने ही देश में अपनी ही जमीन से बाहर खदेड़ दिया गया। इन लोगों की तकलीफ को जब आप सुनेंगे तो शायद जुल्म और अत्याचार जैसे शब्द भी आपको छोटे लगने लगेंगे, लेकिन इन कश्मीरी पंडितों के लिए अवार्ड वापस करना तो बहुत दूर की बात है। कोई इनके बारे में बात तक नहीं करना चाहता। कोई बुद्धिजीवी इनकी तकलीफ पर एक आंसू तक नहीं बहाना चाहता। जो लोग खुद संतुलित नजरिए की बात कर रहे हैं और वकालत कर रहे हैं, उनका खुद का संतुलन बिगड़ा हुआ है। हमें लगता है कि ऐसे बुद्धिजीवियों का विरोध सिलेक्टिव है और ये विरोध सुविधा और मौके के हिसाब से बाहर आता है। जब कश्मीरी पंडितों के अब आप दर्द को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे देश में इतना बड़ा अत्याचार होता रहा लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। कश्मीरी पंडित कश्मीर के इलाके के एकमात्र मूल हिंदू निवासी हैं। वर्ष 1947 तक कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की आबादी करीब 15% थी। जी हां, 15% कश्मीरी पंडित थे वर्ष 1947 में। यह आबादी दंगों और अत्याचार की वजह से वर्ष 1981 तक घटकर सिर्फ 5% रह गई। वर्ष 1985 के बाद से कश्मीरी पंडितों पर जुल्म और अत्याचार बड़े पैमाने पर हुआ। कश्मीरी पंडितों को कट्टरपंथियों और आतंकवादियों से लगातार धमकियां मिलने लगी। 19 जनवरी 1990 को कट्टरपंथियों ने ऐलान कर दिया कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं। वो या तो कश्मीर छोड़कर बाहर चले जाएं या फिर इस्लाम कबूल कर लें, नहीं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों के घरों की पहचान करने को कहा ताकि वो योजनाबद्ध तरीके से उन्हें टारगेट कर सकें। इसी दौरान बड़े पैमाने पर कश्मीर में हिंदू अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, कारोबारियों और दूसरे बड़े लोगों की हत्याएं की गई। हालात ये बन गए कि फरवरी और मार्च 1990 के 2 महीनों में करीब 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। ये कश्मीरी पंडित कश्मीर से भागकर जम्मू, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में आ गए, जहां उन्हें राहत कैंपों में रहना पड़ा। यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है कि कश्मीर से करीब 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। यानी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की 95% आबादी को अत्याचारों के जरिए उस कश्मीर से भगा दिया गया जहां के वो मूल निवासी हैं। यह 1947 में देश के बंटवारे के बाद हुआ सबसे बड़ा पलायन था, जिस पर किसी बुद्धिजीवी ने आज तक एक आंसू तक नहीं बहाया, जिसकी आवाज किसी भी बुद्धिजीवी ने, कलाकार ने, साहित्यकार ने इस तरह से नहीं उठाई जैसे आज उठाई जा रही है। आज हालात ये हैं कि जिस कश्मीर में कभी लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडित रहा करते थे, जहां उनका घर, संपत्ति और कारोबार था, उस कश्मीर में 808 परिवारों के सिर्फ 3,445 कश्मीरी पंडित ही अब बचे हैं। 11 जून 1999 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने एक फैसले में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों को जेनोसाइड की श्रेणी में बताया था। हमारा सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों को उनकी ही जमीन, उनके ही घर से डरा धमकाकर भगा देना, उन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित करना, उनकी हत्याएं करना, उनकी संपत्ति को हड़प लेना, चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों के परिवारों पर हमले करना और आखिर में कश्मीरी पंडितों को भागकर देश के दूसरे हिस्सों में आने के लिए मजबूर कर देना, उन्हें यह धमकी देना कि या तो वो इस्लाम अपना लें और या फिर अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाएं। क्या यह देश में सहनशीलता की निशानी है? हमें बहुत दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि जो तमाम बुद्धिजीवी आज देश में बनावटी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी कश्मीरी पंडितों की आवाज क्यों नहीं उठाई? जिस टॉपिक को लेकर और या जिस थियोरी को लेकर
या जिस मुद्दे को लेकर ये वापस कर रहे हैं सारे अवार्ड्स, मुझे उससे थोड़ी सी परेशानी ये है, क्योंकि उनका कहने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारी जो त्रासदी है हिंदुस्तान में, या सारी जो परेशानियां हिंदुस्तान में हैं, जो सारा जो इंटॉलरेंस जो आया है हिंदुस्तान में, ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से जैसे पिछले 14 महीनों में ही आया है, जब से मोदी सरकार आई है। ऐसा क्यों नहीं हुआ पहले? यही तो सारा सवाल है, यही तो सारी परेशानी है कि होना चाहिए था पहले। जब कश्मीर में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कश्मीरी हिंदुओं को निकाल के उनकी माँओं के साथ, उनकी बहनों के साथ बलात्कार करके उनको आज इस देश में शरणार्थी बना दिया गया है, तो बहुत सारे लोगों को करना चाहिए था, इसके बारे में हाथ खड़ा करना चाहिए था, झंडे खड़े करने चाहिए थे और बोलना चाहिए था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो जिस तरह से ये हो रहा है, मेरे अंदर का हिंदुस्तानी उसको परेशानी होती है, उसको तकलीफ होती है। नेशनल अवार्ड्स को रिटर्न करना कोई, आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, बिकॉज दे आर अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, and the government and the state are two different entities. The government represents the state, but it is not the state. ये तमाम लोग, चाहे साहित्यकार हों, फिल्म मेकर्स हों, साइंटिस्ट हों, हिस्टोरियंस हों, इनका किसी राजनीतिक दल से कोई वास्ता नहीं है। शुरुआत होती है और आहिस्ता आहिस्ता कारवां बनता जाता है, और वही हो रहा है हमारे देश के अंदर। ये सिर्फ सरकार की हठ धर्मी है कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी में कोई बहुत बड़ा चीज सामने आता है तो केंद्र सरकार उस पर एक्शन लेता है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। और स्टेट में, यूपी में कोई घटना हो गया, हिमाचल में घटना हो गया, कर्नाटका में घटना हो गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे जिम्मेदारी हो गया उसके लिए? वो तो स्टेट गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। इस मुद्दे को हम यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, हम इस विषय को आगे भी उठाते रहेंगे और इस पर हमारा गहरा रिसर्च चलता रहा है और आगे भी चलेगा, और हम बहुत जल्द आपको इस मामले पर अपना विशेष डीएनए टेस्ट भी दिखाएंगे। तब तक देश के अवार्ड लौटाने वाले तमाम बुद्धिजीवी अगर चाहें तो इस मुद्दे को लेकर आत्ममंथन कर सकते हैं।